स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में आने के इनके बहुत चांसेस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन जीके के प्रैक्टिस सेट का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं बता देती हूँ कि उसका जो यूज़र आईडी है वो है @मॉक जंक्शन। बाकी जो भी जीके का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देखें और फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो मंगल ग्रह तक पहुंचा वो कौन सा है? भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो मंगल ग्रह तक पहुंचा वो कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं मंगलयान, चंद्रयान, GSLV-D3, PSLV-C11। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मंगलयान। मंगलयान मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको मॉम मिशन के नाम से भी जाना गया था, MOM, यानी कि मंगल ऑर्बिट मिशन 2013 में लॉन्च हुआ। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ और ये पहली ही कोशिश में मंगल कक्षा में प्रवेश करने वाला एशियाई मिशन बना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मंगलयान है मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया था, इसलिए इसका नाम मंगलयान रखा गया। और ये जो है हमारा देश पहला एशियाई में पहला देश और दुनिया का चौथा देश बना जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग की। तो इसमें जो पहला देश था वो USA था, जो 1965 में लैंडिंग कराया था। रूस था जो 1971 में। यूरोप था और फिर भारत, जिसने 2013 में सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग कराई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलयान। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला जीव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत पर पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं नीलगिरी, सुंदरबन, कान्हा, मन्नार की खाड़ी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी। राइट आंसर इसका होगा नीलगिरी। नीलगिरी को 1886 में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कोडागू जिले में पूर्व से इरौड जिले तक, दक्षिण से पलक्कड़ गौप तक फैला हुआ है। और ये कौन कौन से एरिया में पड़ता है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। ये टोटल 5520 किलोमीटर में फैला हुआ है और जैव विविधता के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोग भी इस जगह पे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब मोस्टली ये अपनी जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1949, 1976, 1951 और 1962। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1976। इसका राइट आंसर होगा 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि किसी भी धर्म को इस देश में कोई भी व्यक्ति मान सकता है। अगर उसको मुस्लिम धर्म अपनाना है तो अपना सकता है, हिंदू धर्म को मानना है तो मान सकता है, और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई पक्षपात या कोई भेदभाव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? भारत में पहली बार साइमन कमीशन का किसने बहिष्कार किया था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया।
ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में नियुक्त एक आयोग बनाया गया था साइमन कमीशन के तहत। उस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके चलते इसका व्यापक विरोध हुआ। लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए और उसी विरोध के एक जो मेन बहिष्कार करने वाले थे वो लाला लाजपत राय थे। और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर होने से मृत्यु भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राष्ट्रपति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, यानी मरने के बाद भारत में किस राष्ट्रपति को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। भारत में ज्ञानी जैल सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1994 में रोड एक्सीडेंट के कारण हो गई थी। इनकी मृत्यु 1994 में रोड एक्सीडेंट के कारण हो गई थी। कब हुई थी? 1994 में रोड एक्सीडेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शंस हैं होमी भाभा, मेघानंद साहा, सीवी रमन और जयंत नार्लिकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन, ऑप्शन सी। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की और 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। अब रमन प्रभाव क्या था? एक प्रकाशित घटना है जिसमें प्रकाश किसी पदार्थ से गुजरते के समय बिखर जाता है और अलग अलग पार्ट में हो जाता है। वही क्या था? रमन प्रभाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है जहां चीते पुनः बसाए गए? भारत के किस राज्य में कूनो नेशनल पार्क स्थित है जहां चीता पुनः बसाए गए? हमारे ऑप्शंस है राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। 2022 में नाम्बिया में लाए गए चीते को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्निवल्स, वॉरेन हेस्टिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे जमींदार प्रथा की शुरुआत हुई। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। स्थायी बंदोबस्त क्या है? भू राजस्व प्रणाली, एक तरह का भूमि का प्रणाली क्रिएट किया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि की स्थायी मालिक बना दिया गया। मतलब जो भी जमींदार थे गांव के, उनको भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और उन्हें एक निश्चित राशि का भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया। जमींदारों को यह राशि हर साल सरकार को चुकानी पड़ती थी, और चाहे फसल अच्छी हो या ना हो, मतलब कि एक तरह से एक टैक्स लागू कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त में कि आपको इतना कर चुकाना है हर साल, चाहे आपकी फसल बढ़िया हो या ना हो। तो चलिए, और इस प्रथा को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की? किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की? हमारे ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1979, भारत सरकार अधिनियम 1935 और चार्टर अधिनियम 1833। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन लागू हुआ, जिसमें विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित दो भागों में बांटा गया। देखिए, द्वैध शासन का मतलब क्या है? सरकार का वह रूप जिसमें दो लोग या दो संस्थाएं सत्ता साझा करती हैं। तो इस चीज़ को कब व्यवस्था को लागू किया गया? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई? भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
हमारे ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि के लिए लोकप्रिय विचारों और स्वराज की मांग करने के कारण मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। इसका तो आंसर एकदम ईजी है। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? हमें संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और कितना दिन लगा था? 18 दिन। इसको भी याद रखिएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को किस भाग में शामिल किया गया? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। संविधान का भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब मौलिक अधिकार क्या क्या थे एक बार जान लेते हैं। मौलिक अधिकार में हमारा पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक अधिकार यानी धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, पांचवा था सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय भी बने। तो हमारे पहले भारत के वायसराय भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। जब पूछेगा ना कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो उसमें भी हम क्या सेलेक्ट करेंगे? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो हमारे ऑप्शंस है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, AU होम, WC बनर्जी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, WC बनर्जी। 1985 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और कहाँ की थी? इसमें कुल 72 प्रतिनिधियाँ थे। मैंने पिछले बार भी बताया था 72 प्रतिनिधियाँ थे। और बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और संसद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है?
भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और आज का हमारा सवाल है कि अभी भारत के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। भारत में लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। हमारे ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़, सीएम नाथ चटर्जी और नेहरू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर 1952 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए थे। कब बनाए थे। 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ राज्य यानी यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद ए यानी आर्टिकल 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 7 और या अनुच्छेद 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अनुच्छेद 1। क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे संघ का मतलब क्या है। संघ का मतलब है क्या, यह एक राजनीतिक इकाई है जिसमें कई राज्य या क्षेत्र एक केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में कुछ हद तक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हमारा भारत भी क्या है, एक संघ राज्य है, जैसे कि इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारे ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम। 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, 1909 का अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी। यहाँ पे क्या वर्ड हो रहा है, पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल इसलिए लागू किया गया था जहाँ पे सभी समुदाय, सभी जाति, वंचित समूह के लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 और प्रस्तावना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। संविधान को भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बनाता है, प्रस्तावना। संविधान भारत की प्रस्तावना में भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म, जाति, धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना और धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। हमारे ऑप्शन है 1920 में, हमारे ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1942 में और 1919 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, 1930 में। इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा आंसर हमारा 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ साबरमती से दांडी तक मार्च शुरू किया था। इन्होंने बहुत सारे अनुयायियों को लेकर क्या किया था, दांडी यात्रा की थी, जिसमें किसके खिलाफ था ये आंदोलन, नमक में जो कर लगाया गया था उसके खिलाफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हमारे ऑप्शन है अमरकंटक, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक। क्या होगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन है अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व किस भाग में है। हमारे ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 2 और भाग 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भाग 4। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। कसमें,
अनुच्छेद 36 से 51 आर्टिकल में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? हमारे ऑप्शन है 1917, 1919, 1921 और 1925। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। एक रोलेट एक्ट लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा कि बिना किसी कानून या बिना किसी मुकदमा दायर कीजिए किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में पहुंचे थे। वहाँ पे जनरल डायर के एक इशारे पर जनरल डायर के एक इशारे पर फायरिंग शुरू कर दी गई। उसने कहा फायरिंग और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। वहाँ पे कुआं था, बहुत सारे लोग उस कुएं में कूद गए, जिसको जलियांवाला बाग जिसमें हत्याकांड हुआ था। और ये कब हुआ था? 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और जब भी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो वो भी किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का भार भी कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा हमारे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विंध्य पर्वतमाला किस दो प्रमुख नदियों के बीच स्थित है? विंध्य पर्वतमाला किस दो प्रमुख नदियों के बीच स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सोन और यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भौगोलिक रूप से विभाजित करती और यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच फैली हुई है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई थी। हमारा संविधान जो बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, इसको संशोधन कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। चलिए पहले राष्ट्रपति भी थे, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया था? हमारे ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड और कनाडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। राइट आंसर इसका होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर आयरलैंड, ऑप्शन सी। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है 1885 बम्बई में, 1885 कलकत्ता में, 1890 लखनऊ में और 1888 इलाहाबाद में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1885 बम्बई में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1885 बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में A.O. हुम की अध्यक्षता में बम्बई के कहाँ हुआ था? तेजपाल गोकुलदास सांस्कृतिक विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सा संविधान संशोधन नोटा के विकल्प से संबंधित है? भारत में कौन सा संविधान नोटा के विकल्प से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है 73वां, 52वां,
97वां कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। नोटा संविधान संशोधन के तहत नहीं लाया गया था, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट ने के 2013 के निर्णय के बाद लागू हुआ था। देखिए नोटा क्या था, जब भी हम वोट देने जाते हैं, इलेक्शन का जो भी वोट होता है, तो उसमें कोई भी रहता है ना, कमल छाप है, हाथ छाप है, मोर छाप है, तो वहाँ पे हमको ना, अगर हम किसी को वोट नहीं देना है ना, जैसे ये 3 ऑप्शंस है और एक है नहीं, कि हम किसी को पसंद नहीं करते, तो उसको बोला जाता है नोटा। उसको क्या बोला जाता है, नोटा। मतलब अगर हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नोटा, कि हमने इन सब में से किसी को नहीं चुना। तो उसके लिए ये नोटा बनाया गया था 2013 में। ये संविधान का कोई संशोधन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के निर्णय के बाद इसे लागू किया गया था। जब हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, किसी भी जो चुनाव लड़ता है नेता, उसको पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसमें नोटा सिलेक्ट करते हैं कि इन सब में से हमें कोई पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। हमारे ऑप्शंस हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1883 वाटर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, 1819 अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1853 चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। 1853 चार्टर एक्ट, 1853 के अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के लिए ओपन प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। जो लोग सिविल सर्विसेज की अभी तैयारी करते हैं, वो कब शुरुआत की गई थी, 1853 में चार्टर एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने और उनके उल्लंघन करने की स्थिति में राहत देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार है, मैंने अभी बताया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सब अधिकारों को अगर कोई नहीं मानता है या उसका अनुल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में राहत देने का कार्य कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राज्य को स्पाइन गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी मसालों का बगीचा। हिंदी में इसको कहेंगे मसालों का बगीचा। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और असम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं, केरल को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। केरल अपनी काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और अन्य मसालों के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु किसको कहा जाता है, मंदिरों का शहर। कल बताई थी मैं, तमिलनाडु किसको कहा जाता है, मंदिरों का शहर। असम क्या हुआ, चाय का बागान, चाय का बागान। और कर्नाटक क्या हुआ, चंदन की भूमि। कर्नाटक क्या हुआ, चंदन की भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। हमारे ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और महानदी डेल्टा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा असम। बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, असम से। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, जो फसल की बुआई और कटाई के समय मनाया जाता है। लोग डांस करके अच्छा अच्छा खाना बना के बिहू त्यौहार को मनाते हैं। और असम किस लिए फेमस है, चाय के बागान के लिए भी। और किस लिए फेमस है, चाय के बागान के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत कर्तव्य है? हमारे ऑप्शन है 9, 10, 11, 12, यानी टोटल फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 11, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक 2002 में जोड़ा गया और कुल 11 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? भारत में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? हमारे ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और माही। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माही। राइट आंसर होगा इसका माही, ऑप्शन डी। माही नदी उत्तर से दक्षिण बहने के बाद पश्चिम से ओर मुड़कर अरब सागर में गिरती है, जो इसे अनोखा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? फिर वही सेम क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? बताइए फटाफट इसका आंसर। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अगस्त 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेघदूतम के लेखक कौन थे? मेघदूतम के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं कालिदास, भास, तुलसीदास और चाणक्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास। मेघदूतम संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध कविता है, जिसे कालिदास ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और कॉमेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी। सबसे ऊंचा जो है वो कंचनजंगा है, लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत में स्थित है वो क्या है? नंदा देवी। कंचनजंगा की ऊंचाई भले ही अधिक है, लेकिन यह भारत और नेपाल के सीमा पर है। नंदा देवी पूरी तरह कहाँ स्थित है? भारत में। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? नेपाल में। उसको क्या बोला जाता है नेपाल में? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। और ये जो है नंदा देवी उत्तराखंड राज्य के सीरत में चमोली जिला में स्थित है और इसकी टोटल जो है कितनी लंबाई है? 1816 मीटर। कितनी लंबाई है? 1816 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान, ऑप्शन सी। क्या होगा? राजस्थान। घूमर राजस्थान का पारंपरिक महिला लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से त्यौहार और विवाहों के समारोह में किया जाता है। घूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? हमारे ऑप्शन है भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर और जाकिर हुसैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादन के में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, असम और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। सतारिया नृत्य असम से संबंधित है। सतारिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे भक्ति आंदोलन के द्वारा महापुरुष श्रीमद शंकर देव को शुरू किया था। जिसे किसने शुरू किया था? महापुरुष श्रीमद शंकर देव ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? हमारे ऑप्शन है तंतु वाद्य, वायु वाद्य, ताल वाद्य या स्वर वाद्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तंतु वाद्य। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन है तंतु वाद्य। सितार एक प्रमुख तंतु वाद्य है जिसका प्रयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में होता है। किस में होता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए इसका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन सी। भांगड़ा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का जीवंत और ऊर्जावान लोक नृत्य है जो बैसाखी जैसे त्योहारों पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदगम वाद्य यंत्र मुख्यतः किस शैली के संगीत में प्रयोग होता है? मृदगम वाद्य यंत्र मुख्यतः किस शैली के संगीत में प्रयोग होता है? हमारा ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, कोनोटिक संगीत, पश्चिमी संगीत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत। राइट आंसर इसका क्या होगा? कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर सी। मृदगम दक्षिण भारत कर्नाटक संगीत को प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? छऊ नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। छऊ नृत्य जो है वो झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से भी जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। छऊ नृत्य 3 प्रकार में पाया जाता है। मयूरभंज पाया जाता है उड़ीसा में, सरायकेला पाया जाता है झारखंड में और पुरुलिया पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य की विशेषता क्या है? कथकली नृत्य की विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शन है धीमी गति और नृत्य, रंगीन मेकअप और मुखौटे, केवल गायन, केवल वादन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रंगीन मुखौटे और मेकअप, ऑप्शन बी, रंगीन मुखौटे और मेकअप। रंगीन मेकअप और मुखौटे, कथकली में रंगीन वेशभूषा, मुखौटे और चेहरे के भावों द्वारा कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। ये एक ऐसा डांस होता है जिसमें चेहरे के एक्सप्रेशन से कहानियों को बताया जाता है और मुखौटा लगाया जाता है, रंगीन मेकअप किया जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ SSC MTS GK के PYQ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आपके कितने सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैंने इस GK प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट